के अखबारों में अगर आप नजर डालेंगे तो कभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जस्टिस हेमा रिपोर्ट दिखेगी, कभी आपको रोजाना नए चेहरे दिखेंगे सामने आते हुए जो इल्जाम लगा रहे हैं कई सारे निर्देशकों पर या नायकों पर, यूं कहें कि मर्दों पर, महिलाओं के आरोप कि उनके साथ गलत हुआ, गलत किया गया, पुराने पुराने किस्से। आज भी सौम्या हैं, एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया एक तमिल डायरेक्टर पर, और ऐसे रोजाना कुछ ना कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जितनी ज्यादा बात होती है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं परेशान हैं और उनका शोषण होता है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि सिर्फ यही समस्या नहीं है जो फिल्म इंडस्ट्री को मुसीबत में डाले हुए। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलें हैं और अफसोस ये है कि लोग एक या दो मुद्दों को ही ज्यादा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट आ जाएगा तो लोग उसको पढ़ते हैं, और मुझे यहाँ कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लोग उसमें भी मनोरंजन ढूंढते हैं, किसका किसके साथ हुआ, क्या चल रहा था। आज मैं और रवि जी जब दिन में डिस्कस कर रहे थे तो हमारे बीच यही चर्चा हुई कि लोगों के बीच जो तस्वीर उभर कर आती है फिल्म इंडस्ट्री की, वो तस्वीर सिर्फ वैसी नहीं है, इसके अलावा भी कई दिक्कतें हैं। मुझे याद है शुरुआत में कोविड के दौरान मैंने कई सारे मुद्दे उठाए थे, फ्रीलांसर्स के पेमेंट रुकने के, और ऐसे कई और मुद्दे थे। आज रवि जी के साथ चर्चा करते हैं कि ये जो यौन शोषण होता है इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत कुछ छप रहा है, लिखा जा रहा है, लोग पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, रोज नए नाम सामने आते हैं, और कास्टिंग काउच की जो कहानियां हैं वो भी हमने भर भर के सुनी है। तो रवि जी, आपको क्या लगता है, अगर हम ये कहें कि जो मुख्य दिक्कतें हैं फिल्म इंडस्ट्री में इस यौन शोषण वाले मुद्दे के अलावा, क्या लगता है आपको कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचती है, इसलिए लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह बहुत बड़ी और विकराल हैं? बिल्कुल, देखिए समस्याएँ बहुत सारी है और जो सब्जेक्ट आपने बताया कि इस पर आकर जो है सारी चीज़ें ठहर जाती है और ऐसा लगता है कि बस यही एक समस्या है, फ़िल्म इंडस्ट्री में इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। हाँ, फ़िल्म इंडस्ट्री देखिए जैसा कि फ़िल्म के बारे में कहा जाता है कि टीम वर्क है, कलेक्टिव हाँ, आर्ट है ये। हाँ, तो जब कलेक्टिव आर्ट है तो कोई भी हाँ, फ़िल्म जो होती है जी, उसके बहुत सारे 15-20 डिपार्टमेंट है अलग-अलग लेवल पे एकदम नीचे से ऊपर तक चलें अगर, हाँ, प्रोड्यूसर से हाँ, लेके आप स्पॉट बॉय तक आ जाएँ, तो जिस लेयर्स में जिस इस तरह से फ़िल्म बनती है, डेवलप होती है, तो कई सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें। तो जिसमें एकदम आप हीरो-हीरोइन भी ले लीजिए, लेकिन हीरो-हीरोइन को अगर छोड़ के आप नीचे आएँ तो जो एक्टर्स, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, फिर जूनियर आर्टिस्ट हैं, ये है। इसके अलावा जो टेक्नीशियंस हैं, उसमें भी जो एकदम प्योर टेक्निकल वाले होते हैं, वो होते हैं या फिर एक वो होते हैं जिसको आप थोड़ा लेबर की तरह मान सकते हैं। तो ये बहुत स इसमें सबसे बड़ी एक जो समस्या है, जो 2 समस्याएँ बल्कि मुझे लगती है, एक तो वर्किंग कंडीशन फ़िल्मों में। मतलब आपको लगता है कि फ़िल्म बन गई आराम से और सारी चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें नहीं आती है। आप एक नॉर्मल ऑफ़िस में जाते हैं तो 8 घंटे का जॉब होता है, 10 घंटे होता है। एक्सट्रीम में कभी चले जाएँ, कोई कंडीशन होती तो चलो भाई 12 घंटे हो गए। हालाँकि व्हाइट कॉलर्ड में नहीं बहुत रेयर होता है। मतलब इमरजेंसीज़ आ जाएँ जैसे हॉस्पिटल वगैरह में ये जॉब इस तरह के हैं। मतलब कभी-कभार ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन फ़िल्मों में तो लगातार है जब शूटिंग होती है, 12-14 घंटे तो कई बार एकदम नॉर्मल होता है। 14 घंटे, 16 घंटे और फिर उसमें भी पता चलता है कि दिन का अलग है, रात का अलग है, कई बार कंटिन्यू हो जाती है चीज़ें, रात-रात भर फिर मतलब इस तरह से। और इसमें जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, जो स्टार होता है उसको तो चलिए सुविधा मिल जाती है, वो आराम भी कर लेता है, वैनिटी वैन भी मिल जाती है, उसको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, उसको मालिश करने वाला भी मिल जाता है, उसकी सेवा-चाकरी भी हो जाती है। लेकिन वो जो ग्राउंड पे होता है, जो स्टाफ होता है, जो वर्कर होता है, आप सोचिए उसकी क्या हालत होती हो। वो लगातार-लगातार काम करता है। और इसी के साथ जो दूसरी चीज़ जुड़ जाती है, आप इसमें से स्टार को निकाल दीजिए, हीरो को निकाल दीजिए, चलिए हीरोइन भी निकाल दीजिए या थोड़ा 1-2 मेन कैरेक्टर थोड़े हो गए। लेकिन बाकी लोगों के पेमेंट्स के कई बार बड़े प्रॉब्लम होते हैं भाई। मतलब जिसके बारे में ना प्रोड्यूसर बात करता है, ना कोई बात करता है। बल्कि कई बार तो इसको छुपा के रखा जाता है। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं चाहता कि यार मेरे बारे में ये पता चले कि मैंने कितने कम पैसे में काम किया गया। अक्सर ये होता है कॉल जब जाते हैं अब मैं आप शुरू का हीरो-हीरोइन छोड़ दें और उसके बाद के 1-2 कैरेक्टर छोड़ दें।
नॉर्मली यही होता है कि जब कॉल आते हैं, हाँ ठीक है यार आप ऑडिशन देने आइए, ये वो, और सारी चीजें क्लियर भी हो जाती। आजकल कई बार प्रोड्यूसर्स या उनका जो वो स्टाफ होता है जो कि आपको पेमेंट के लिए नेगोशिएट करता है, वो इतनी कम पेमेंट पे आपसे बात करते हैं कि अगर एक आर्टिस्ट जो है जूनियर आर्टिस्ट, या मान लीजिए किसी के सीन है दो चार, उसमें अगर मान लो 1 लाख रुपए ले रहा है या 1 लाख रुपए उसकी फीस होती, उसको सीधे 10,000 रुपए ऑफर करते हैं कि भाई इतने में करना हो तो कर ले। अब आप एक तरफ देखिए, कहाँ हीरो की फीस हम देखते हैं कि वो फिल्म का 70-80% ले जाता है, और कहाँ वो आर्टिस्ट जिससे कि कहानी जो है आगे बढ़नी है, वो सिर्फ हीरो के दम पे नहीं होगी। तो उसके लिए, और उसके अलावा टेक्निकल स्टाफ का भी यही है। आप जो उसमें, जैसे आप डायरेक्टर छोड़ दीजिए, मेन कैमरामैन जो होता है वो छोड़ दीजिए, या जो लाइटमैन होता है जो मेन होता, मतलब इसमें से आप एकदम जो टॉप क्लास है हर डिपार्टमेंट है उसको छोड़ दें, बाकी लोगों की स्थिति आप देखिए। कई बार तो ठेके पे काम होता है भाई, मतलब लाइट वाले से बात कर ली या कैमरे वाले से बात कर ली, वो अपना पूरा टीम का वही देखेगा, बड़ा हिस्सा तो खुद ही रखता है, लेकिन बाकी तो एकदम ऑलमोस्ट लेबर की तरह काम करते हैं। अब इनकी कोई सुनवाई नहीं, ये कहीं नहीं जा सकते। तो वर्किंग कंडीशन जो 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे हो जाती है, ब्रेक नहीं होते हैं। और चलिए शूटिंग के समय क्या फैसिलिटीज है नहीं है उस पे अभी हम नहीं आते हैं, क्योंकि वो जगह पे वेरी करती कि आप किस जगह शूट कर रहे हैं। कहीं कभी आप जंगल में ही शूट कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे, या एकदम इंटीरियर गांव में ही चले गए तो आप क्या कर लेंगे। लेकिन अच्छी जगहों पे भी होता है, तो चलिए सुविधाएं तो ऊपर नीचे वो सारी चीजें हो सकती, लेकिन ये जो खास तौर पे समस्या है, ये भयानक है। मतलब कि लोगों, अच्छा इसमें भी लोग काम कर लेते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है, महीनों महीनों नहीं मिलता, उनको लटकाया जाता है। कभी एकदम सीधे प्रोड्यूसर की तरफ से होता है, या वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके हेड की तरफ से होता है। तो कैसे लोग घर चलाते हैं, कैसे काम करते हैं, इन पर कभी कोई सीरियसली बात नहीं होती है। हालांकि इनके एसोसिएशन हैं और यहाँ शिकायतें भी दर्ज होती हैं, लेकिन कितनों को सुलझाया जाता है, कहाँ सुनवाई इसकी होती है, और कितना कोई लड़ेगा। चलिए ऊपर के लेवल पे तो आप लड़ भी लेते हैं, जो बड़े स्टार होते हैं या बड़े एक्टर होते हैं, कई बार उनके भी केस होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लोग कहाँ जाएंगे। जैसे हमने देखा था जो पिछले दिनों जो वासु भगनानी का मामला आया था, छोटे मियाँ बड़े मियाँ के बाद में, आखिरकार वहां लोगों ने लिखा ही ना, जो एकदम नीचे थे, कि भाई हमको साल साल भर हो गया, दो दो साल हो गया है, हमको पैसा नहीं मिला है। उस पर प्रोड्यूसर ने क्या कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, या आप मुझको सीधे मुझसे आके बात करें। भाई लोग मिलते ही नहीं है, यहाँ पे एक समस्या मिलने और नहीं मिलने की भी है। तो ये बहुत मैं सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। मैं अपने दर्शकों को अपने कुछ निजी अनुभव यहाँ पे साझा करना चाहूंगा, जी। क्योंकि मेरे करियर के शुरुआती दौर में करीब 1 साल भर का समय ऐसा रहा है जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, और अच्छा। जो मेरे अनुभव थे मैं यहाँ रख रहा हूँ, और स्थितियां अभी भी ऐसी ही हैं क्योंकि मैं बहुत से लोगों के टच में हूँ। तो मैंने जी। शुरुआत में काम किया एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, हम्म। दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल बना करता था। वहाँ ये होता था रोज का कि मुझे सुबह 9 बजे पहुंचना होता था और रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे पैकअप होता था। तो ये वहां पर इसको डेढ़ शिफ्ट बोलते थे, क्योंकि 9 से 6 की एक हम्म। होती थी और वो 10, 11 बज रहे हैं तो डेढ़ शिफ्ट। तो डेढ़ शिफ्ट में काम वहां डेली होता था, और महीने में मान के चलिए आप 24 दिन, 22 दिन, 23 दिन शूटिंग होती थी, कई बार 28 दिन भी होती थी। और उस जमाने में मैं क्योंकि सबसे जूनियर था, मुझे 100 रुपया रोज का मिलता था। जो मेरे से थोड़ा सीनियर था उसको 200 रुपया रोज का मिलता था। अच्छा, उस जमाने में जो उस वक्त के नामचीन चेहरे थे, बड़े चेहरे, हम्म। वो आते थे एक्टिंग के लिए, तो उन्हें 2,000 रुपए का कन्वेंस मिलता था। वो उनकी एक्टिंग की फीस नहीं थी, वो उनका रोज का भुगतान था 2,000 रुपए का। और उस जमाने में अगर कोई एक या दो डायलॉग बोलने वाला, एक या दो डायलॉग बोलने वाला अगर कोई आता था आर्टिस्ट, तो उसे 1,000, 1,500 रुपया दिया जाता था। अच्छा, उसमें भी क्या होता था कि आप सेट पर अगर हैं और आप यूनिट के सदस्य हैं तो आपको बैठना मना था, आप बैठ नहीं सकते। सोचिए। तो मैं खुद खड़ा रहा हूं सुबह 9 से 10, तो मुझे पता है कि क्या हालत होती है, वो मुझे, मैं जानता हूं। तो अ, मेरा तो खैर करीब साल भर का वास्ता रहा, बहुत से लोग अभी भी काम कर रहे हैं और मैं उनसे हालचाल लेता रहता हूँ। मेकअप आर्टिस्ट को भी उस वक्त बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं थी, मेरे ख्याल 300 से 500 रुपए के बीच में रोज का पेमेंट होता था, जिसमें सामान वगैरह उनका था। हेयर ड्रेसर भी यही 300 से 500 रुपए रोज पर। और ये बात मैं साल 2000 की बता रहा हूं आपको, तो अब 24 साल हो गए हैं, लेकिन स्थितियां उतनी नहीं बदली हैं।
आज इंडस्ट्री के मैं रेट्स बता दूं, आज अगर आपका 1-2 डायलॉग बोलने वाला रेट है दिन का, तो आपको 10,000 रुपया वो देते हैं, अगर 2-3 डायलॉग वाला है और आप फेस नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक बिल्कुल। बात कर रहा हूं, जो कि पहले 2000 था, तो मतलब इन 25 सालों में वो 2000 जो है वो 10,000 हो गए हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो कन्वेंस है वो 100 रुपए से बढ़कर अब 500 हो गया है। अच्छा, ये कन्वेंस नहीं है, माफ कीजिएगा, ये पूरा जी। पैसा होता था, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं उस मिलता था। दिन का, हाँ यही बिल्कुल मिलता बिल्कुल। यही होता था। आर्टिस्ट को दो तरह से पेमेंट होता है, कन्वेंस और पेमेंट। कन्वेंस होता है रोज खर्ची, जिसमें उनका अगर कोई बॉय आया है या कुछ आया है, अच्छा वहां पे दो तरह का खाना आता है, एक क्रू के लिए आता है, एक आर्टिस्ट और डायरेक्टर के लिए आता है, तो खाना भी अलग रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि इंडस्ट्री में एक और चलन है जो अभी भी है और उस वक्त भी था, आपका कोई भी पेमेंट 3 महीने बाद मिलेगा, खासकर टीवी हाँ इंडस्ट्री में। बिल्कुल। आपने आज शूटिंग की है, आपका पैसा 90 दिन बाद मिलेगा। अच्छा, जब मैंने अपना लॉकडाउन के दौरान अपने चैनल पे बात करना शुरू किया, तो मेरे पास जो फोन आ रहे थे वो ऐसे ही लोगों के थे। उन्होंने कहा, साहब आप ये समझिए कि 3 महीने तो हम वेट करते ही हैं, हमें 3 महीने के ऊपर 6 महीने वेट करने बोला जा रहा है, तो हम 9 महीने कैसा खर्चा बाप रे। चलाएं? हमारे बच्चे की फीस तो जाएगी, हमारा सही बच्चा बात अगर है। स्कूल बस में जाता उसकी जाएगी, घर में कुकिंग गैस खत्म होगी उसकी जाएगी। तो उस वक्त मैंने ये बात उठाई थी कि आप वेब सीरीज का जो मजा ले रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, या टीवी सीरियल जो आप देख रहे हैं, आपको तो मजा आ गया, लेकिन जिसने इसमें काम किया उसे शायद तब तक भी पैसा ना मिला। और ये चीजें बड़े स्टार के साथ नहीं होती थी, क्योंकि बड़ा स्टार जो है वो एडवांस में पैसा लेता है, और कई कई मामलों में 80%, 60% और बहुत से मामलों में तो 100% भी एडवांस चलता है। जबकि अगर मान लें हम 100 रुपए में फिल्म बन रही है, तो 60 से 80 रुपया तो हीरो की जेब में जा रहा है, वो जो 20 और 30 रुपए बचे हैं उसमें फिल्म का पूरा क्रू सेट होता है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो इंडस्ट्री में है वो ये है कि बड़े बजट की फिल्म अगर बन रही है, तो उसके कुल बजट का 8 से 10% जो है वो डायरेक्टर लेता है, लेकिन तब जबकि वो डायरेक्टर एक नामी डायरेक्टर है, बड़ा डायरेक्टर है। अगर वो छोटा डायरेक्टर है तो उसे 4-5% में निपटा दिया जाता है, अगर वो बहुत बड़ा नाम नहीं है तो कुल मिलाकर एक डिस्पैरिटी तो है, क्योंकि 100 रुपए के खर्च में फिल्म बन रही है और हीरो की जेब में 80 रुपया जा रहा है। अच्छा, हीरोइन का भी वही हाल है। 50 लाख अगर हीरो ले रहा है, तो हीरोइन को 5 लाख मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, वरना उसको दो सही तीन बात। लाख में ही खत्म कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा एक डिस्पैरिटी है। दूसरा, अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर लें, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा बोलबाला है हीरो का, वहां तो बाकायदा हम्म। चापलूसी चलती है हीरो की। राइटर बैठकर सिर्फ गुणगान लिखता है हीरो के, क्योंकि उसे मालूम है जब तक वो गुणगान लिख रहा है तब तक वो रहेगा, हीरो को देखने ही पब्लिक आएगी, हीरोइन तो रोज बदलती हैं, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तो वो कभी भी ठेंगा दिखा देता है। इस वजह से होता क्या है कि एक तो आप एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पैसा खर्च तो हो रहा है पर आपको नहीं मिल रहा, जहां पैसा आ तो रहा है पर आप उसके हकदार नहीं है, और आपको कभी भी रिप्लेस कर दिया जाता है, आप कभी भी हटाए जा सकते हैं, जब तक कि आप किसी हीरो या हीरोइन के खास नहीं है, कि किसी ने कहा साहब मेरा हेयर ड्रेसर वही रहेगा या मेरा मेकअप आर्टिस्ट वही रहेगा। अब इसमें भी दो तरह से चलते हैं, कुछ पर्सनल स्टाफ आता है, जो हीरो हीरोइन का पर्सनल स्टाफ है वो तो अलग लेकर जाता है, और जो जेनरिक रहते हैं फिर मेकअप मैन, वो तो कभी भी चेंज हो जाते हैं। लाइट मैन होते हैं जो लाइट पकड़ के खड़े होते हैं, फोकस असिस्टेंट होता है जो कैमरा के साथ होता है, कैमरा अटेंडेंट होता है, स्पॉट बॉयज होते हैं, सेट बनाने वाले होते हैं, ड्रेस दादाज होते हैं जो कॉस्ट्यूम लाकर देते हैं कौन सा क्या करना है। आजकल डायरेक्टर्स के 10-10 असिस्टेंट होते हैं, तो उनकी अलग लाइन सही खड़ी है। है, तो एक रजिस्टर पे खड़े होकर क्यू शीट भर रहे हैं कि पिछले सीन में रेड शर्ट पहनी थी तो अब यहाँ पे भी रेड पहननी है या ब्लू पहननी है। तो बहुत सारे काम रहते हैं। ये सारा का सारा काम जो एक टीम वर्क होता है, फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, पूरी दुनिया आप बसाते हैं, लेकिन जब आप पूरी दुनिया बसा रहे होते हैं तो उसमें जो बहुत की लोग होते हैं उनको बहुत कम पैसा मिल रहा होता है, और उस कम पैसे के साथ साथ उन्हें बहुत बहुत इंतजार करा के मिलता है, और कई बार तो उनको पूरे पैसे का भुगतान होता भी नहीं। इनकी एसोसिएशंस हैं जरूर, लेकिन जब तक मामला बहुत बड़ा ना हो जाए वो एसोसिएशंस भी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उनको ये होता है कि जो भी बोलेगा फिर उसको अगले दिन से काम नहीं मिलेगा कहीं और प्रोड्यूसर के सामने। दूसरा, हमने अभी हाल ही में सुना था कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स की जो यूनिट थी वो पूरी की पूरी बैठ गई थी धरने पे कि हमारा पैसा दो पैसा दो। उस स्थिति में
तब आप थोड़े से मजबूत हो जाते हैं कि पूरी यूनिट को पैसा नहीं मिला तो आपकी उम्मीद रहती है। वरना इंडस्ट्री में आज भी चलन है कि जो प्रोडक्शन वाले हैं उनकी कमाई वही होती है जो पैसा वो मार लेते हैं, जो पैसा नहीं दिया वही उनका अपना है। तो प्रोडक्शन कंट्रोलर भी बहुत अलग अलग तरह के वो करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। और मैं जानता हूं इस बात को अच्छे से कि हमारे चैनल को बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वो शिकायतें अभी भी वही बनी हुई हैं। आज भी 3 महीने का क्रेडिट है जो लॉकडाउन में 9 महीने का क्रेडिट हो गया था। और जो हम समय समय पर सुनते हैं लोग गलत कदम उठा लेते हैं, छोटे शहरों से आए लड़के लड़कियां, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि उन्हें वहां से बैठकर जैसी तस्वीर दिखती है, फिर जब वो यहां आकर देखते हैं तो तस्वीर वैसी नहीं होती। बिल्कुल, ये जो आपने कहा ये फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री दोनों में ही टेक्नीशियंस अदर दैन लीड एक्टर्स जो है, जी। लगभग-लगभग यही स्थिति है जी। और ये इसमें कोई बहुत ख़ास बदलाव जो है वो आया नहीं है। आज ही की खबर थी, सुबह मैं देख रहा था कि पूनम ढिल्लन जो है वो सिंटा की जो चीफ है इस जी। समय, वो जी। आई-एंड-बी मिनिस्टर से मिली और उन्होंने बताया है इस बारे में कि यहाँ जी। क्या-क्या समस्याएँ हैं। देखिए, ये तो अभी याद आया तो मैंने ध्यान दिया फिर से और आज जी। ही हम ये सारी बातें कर रहे हैं। ये हम्म। वाक़ई सही चीज़ है और दूसरी चीज़ जो है ये तो चलिए ठीक है पैसे की समस्याएँ हैं। आपने कहा कि जैसे किसी को कभी भी हटाया जा सकता है। हाँ। जो हाँ। यहाँ पे क्योंकि सारा ही मामला फ्रीलांसिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट हाँ। होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हाँ। लेकिन होते हैं कि जो वही होता है कि की पोज़ीशन पे जो आदमी है, उसके साथ हो रहा है, बाकी तो सब उसके असिस्टेंट की तरह एक आज आ रहा है, कल दूसरा जा रहा है, हाँ। ये सारी। हाँ। तो एक अनसर्टेनिटी होती है ख़ास तौर पे। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर भले ही जो है फ़िल्म को आप कहें कि इंडस्ट्री का दर्जा अभी नहीं मिला, बार-बार इसकी माँग उठती है, सारी चीज़ें या फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं नहीं हम एक यूनिट हैं, एक फ़ैमिली है, लेकिन ये ऊपर-ऊपर दिखाई देता है। यहाँ किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं। जो हम्म। हम्म। अलग-अलग ये ज़रूर है कि जो अलग-अलग एसोसिएशंस बने हुए वर्कर्स का अलग है, डायरेक्टर्स का अलग है, हाँ। प्रोड्यूसर का, आर्टिस्ट का। ठीक है, ये लोग अपने लेवल पे कभी-कभी करते हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। अभी जैसे हाँ। रेहाना सुल्ताना की खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, पुराने ज़माने की एक्ट्रेस हैं, तो जावेद हाँ। अख्तर और हाँ। कई लोगों ने मिल के हेल्प की। तो ठीक है, ये एक ह्यूमन फेस है इंडस्ट्री का कि हाँ। हाँ। कभी-कभी आप किसी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उसके हम्म। इम्पोर्टेंस को और अगर उसकी ठीक लोगों से जान-पहचान है, अगर सही चैनल उसका बन गया है या हाँ। बना हुआ है, हाँ। तो उसकी हेल्प हो जाती। लेकिन ये बड़े इंडिविजुअल लेवल पर होता है। इसका हम्म। मतलब कोई एक सोशल सिक्योरिटी जिसको आप बोलते हैं वो यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से हाँ। यहाँ इतना सारा काम होता है, अगर आप किसी फ़िल्म की यूनिट से जुड़ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अब उस वक़्त ये भी नहीं होता है कि आपका किसी तरह का मतलब हालाँकि ये कभी-कभी कहा जाता है कि कुछ फ़िल्मों को लेकर कि नहीं इंश्योरेंस है, ये है, वो है, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखने मिलता नहीं है। कि अगर कोई हादसा वगैरह हो जाए तो वो बात अलग होती है। लेकिन कई बार चीज़ें होता है कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं या उस वक़्त कोई दुर्घटना हो गई, तो हाँ। हाँ। कभी हुआ तो ये सारी चीज़ें देखने में भी आता है कि नहीं है। पर ज़्यादातर हम्म। ये नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत थोड़े से लोगों के साथ होता है। इसके अलावा जो है कई बार फ़िल्म के जो यूनिट्स होती हैं, सेट होते हैं, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी कई लोगों को झेलना पड़ता है उसमें। क्योंकि हाँ। हाँ। वहाँ हर आदमी का एक डिपार्टमेंट होता है और वो अपना बॉस होता है। और हाँ। अगर जैसा आपने कहा ना कि आपको खुश रखना पड़ता है सबको, तो उसमें खुश रखना वाली स्थिति में नॉर्मली हालाँकि जैसे ये बात हो रही है जिसकी हमने शुरुआत में की कि सेक्सुअल फ़ेवर्स या हैरेसमेंट ये सारी चीज़ें। इसके हाँ। अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी को हम्म। मेंटली हैरास करना या किसी और तरीके से करना या उसके हम्म। ऊपर एक अलग तरह से प्रेशर बना के रखना। तो एक तो किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है और ये जो हैरेसमेंट वाला एक तो जैसे लंबे वर्किंग आवर्स है, ये सारी चीज़ों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो एक हम्म। तरीके से बहुत अनऑर्गनाइज़्ड है सारी चीज़ें और काम करने वाले के सिर पे हमेशा खतरा लटकता रहता है कि यार कल इससे अलग ना हो जाऊँ। हाँ। मतलब विजय राज जैसे एक्टर को वहाँ जाके कह दिया जाता है कि आप इस फ़िल्म का हिस्सा नहीं है, हाँ। हाँ। लंदन हाँ। में। तो छोटे लोगों हाँ। का आप सोचिए क्या हाल होता होगा। कई दोस्त हैं मेरे इंडस्ट्री के जिन्हें चलती फ़िल्म या चलते काम के बीच से कह दिया, भाई ठीक है कल से मत आना। हाँ। तो ये एक किस्म का जो है, या किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं तो बड़ा अनसर्टेन सा है। तो जो आप कह रहे थे ना कि लोग वहाँ जब बाहर से छोटे शहरों से आते हैं, बड़े सपने लेकर कि वहाँ जाएँगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और इस तरह से काम मिल जाएगा। वो नहीं होता और कई बार जब ये पीरियड लंबा खिंच जाता है, जिसमें ये है कि अभी 3 महीने पैसे नहीं मिलेंगे
या 3 महीने के बाद और थोड़ा रुकना पड़ेगा पेमेंट के लिए, और काम नहीं मिलता है, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, तो कितना मुश्किल होता जाता है, और हर आदमी जो है यहाँ पर आपसे कम से कम पैसे में काम कराना चाहता है, ये भी हाँ, है। मतलब जब यस, तक आपके ऊपर ये ठप्पा ही ना लग जाए कि यार ये तो बहुत काम का आदमी है, या इसका होना बहुत ज़रूरी है, या ये इसके होने से कुछ वैल्यू एडिशन ही होता है, तब हाँ, तक जब तक आप उस कैटेगरी में नहीं पहुँच जाते हैं, यहाँ स्ट्रगल जो है बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो टॉक्सिसिटी जो है जो बाहर होती, वो धीरे-धीरे लोगों के अंदर भी आने लगती है। वो नेगेटिविटी जो है वो उनके अंदर भी आने लगती। तो कई बार तो अगर उनकी फैमिली है तो, या उनका सर्किल है, वहाँ उससे रिलेशंस खराब होते हैं। क्योंकि यही वजह है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो एक्टिंग से जुड़े हों या कैमरे में के पीछे हों, यहाँ रिश्ते टिकते नहीं हैं। ऐसी फेलियर की बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। थोड़ा तो हटकर बात बताना चाह रहा हूँ ताकि जी, लोगों को आइडिया मिले, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, क्या अच्छा। है? हाँ, तो हाँ, बड़ा हाँ। रियलिस्टिक इसका जवाब दूँगा। मैं कल सब्जी लेने गया था, तो मैंने अपने हुँ, सब्जी वाले से पूछा कि भई रोज़ का कितना बचा लेते हो? तो उसने कहा रोज़ का मैं ₹1000 बचा लेता हूँ। अब अच्छा मुंबई ठीक है। शहर में ₹30,000 में कहाँ तो वो रहता होगा और कहाँ तो वो क्या करता होगा, और मैं बात अंधेरी वेस्ट की बता रहा हूँ जो सबसे महँगा इलाका है। अब हुँ, ये हुँ, जनाब पूछ रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड असिस्टेंट को कितनी मिलती है सैलरी। 300 हुँ, से हुँ, ₹500 रोज होता है मामला, वो भी अगर शूटिंग रोज हुई तो 30 दिन मिलेंगे, नहीं तो 20 ही दिन हुँ, मिलेंगे। तो बहुत अच्छी कोई सैलरीज नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, आप किसी की जान पहचान से लगे हो, आप कोई बिग शॉट के बेटे हो तो बात अलग हो गई, लेकिन काम ढूंढते आए हो तो 300-500 रुपए रोज से ज्यादा असिस्टेंट को टीवी इंडस्ट्री में तो कहीं नहीं मिलता आज की डेट में। तो अगर कोई सज्जन प्लान कर रहे हो तो वो सोच समझ कर ही प्लान करें। ये ना सोचें कि बहुत भारी पैसा बरसता है। मैं इसलिए सब्जी वाले का एग्जांपल दिया कि सब्जी वाला ज़्यादा कमा रहा है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तुलना में, अगर आप ये समझें, तो ये स्थिति है यहाँ पर। जी। न अरे किसी को ये लग भी सकता है कि मतलब क्या वाक़ई मतलब ये जो बातें ऐसी होती होंगी, या फ़िल्म हाँ, इंडस्ट्री में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी होती होगी, फ़िल्मों के अलावा। बिल्कुल होती, क्योंकि लोग ही यहाँ काम करते हैं, और हाँ, सबकी पर्सनल से लेके फैमिली से लेके हर तरह की प्रॉब्लम होती है, और वो उन सब से जूझते हुए किसी फ़िल्म से जुड़ा होता है, और अगर कहीं चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो, चाहे क्रिएटिव पार्ट हो, उसको वहाँ पर अपना 100% देना पड़ता है। यस, यस। 100% से कम में बिल्कुल भी जो है, वो हुँ, नहीं चल पाता है। तो इस तरह हुँ, की चीज़ें हैं, तो इनको एड्रेस किया जाना चाहिए कि भाई आप काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेडिकल की किसी तरह से नहीं, छुट्टियाँ नहीं होती है, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसका किसी पे क्या असर पड़ता है उसकी मेंटल, फिज़िकल हेल्थ पे, इस पे कोई बात नहीं होती है। तो बात जब होती है तो बस वही होता है कि ये मतलब जैसा हमने भी कहा कि भई हीरो की फीस ज़्यादा है, हीरोइन को बहुत कम मिलता है। मतलब बात वहीं डिस्कशन आके खत्म हो जाता है। या फिर कभी जैसे ये जो मी टू जैसे केस आते हैं और बहुत उछलते हैं, तो लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इससे बड़ी ये प्रॉब्लम ही शायद नहीं है, मतलब ये हाँ, शायद एक बहुत छोटी-सी समस्या है, जो किसी-किसी के साथ होती है, लेकिन वो समस्याएँ भी हैं जो हर हाँ, रोज़ होती हैं और हर किसी के साथ होती हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ अच्छा, बहुत सारी महिलाएँ यहाँ मतलब अच्छा, महिलाओं वाला जो मामला है, इसमें देखिए सिर्फ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला बस नहीं है, अगर महिलाओं की प्रॉब्लम्स की बात करें तो। हुँ, हुँ, कि हुँ। यही बस होता है, हैरेसमेंट होता है, या इस तरह की च बहुत सारी मदर्स भी हैं, वर्किंग मदर्स भी हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब अभी जैसे मान चलिए गवर्नमेंट में है कि मतलब, या कई बार प्राइवेट सेक्टर में है, हुँ, मैटरनिटी लीव मिली, यहाँ तो सीधे ही छुट्टी हो जाती है। हुँ। एकदम मतलब अगर आप किसी फ़िल्म ऑफ़िस में नहीं हो, बस सिर्फ़ टेक्निकल उसमें जुड़े हैं, ऑफ़िस जैसे, अदरवाइज़ अगर ज़रा-सा भी आप फ़ील्ड में हैं, तो हाँ, ये आपको फिर घर बैठना है। उसके हाँ, अलावा चलिए ठीक है, आपके मदर बनने के बाद आप सोचिए कि चलो मैं तुरंत काम पे लौट आती हूँ। तो मतलब वहाँ आपको सेट पर या यूनिट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं कि क्रैच वाली, या बच्चे को साथ में ले आएँ तो उसकी कोई देखभाल हो जाएगी। आजकल मॉडर्न ऑफ़िसेज़ में बहुत सारी जगह है, वर्किंग प्लेसेस जो हैं वहाँ बहुत सारी। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। आप बाहर हो गए मतलब फिर आप हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो आप इनको चाहे छोटा मानिए, चाहे बड़ा मानिए, इसमें भी देखो कई प्रॉब्लम होती है जो एकदम सीधे-सीधे दिखती है। कई प्रॉब्लम जो होती है वो हिडन होती है। हिडन प्रॉब्लम में जैसे क्या है कि एटीट्यूड जो होता है, मतलब आप कहिए कि जो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है ना? तो जैसे सोसाइटी में हम मेल डोमिनेंस देखते हैं वो यहाँ भी देखने मिलता है।
तो वो एक एटीट्यूड जो होता है, खास तौर पे जो मेल एटीट्यूड और जो एक सोच का तरीका होता है कि मतलब महिलाओं को लेके जिस तरह का, तो वो देखने मिलता है। तो वो डोमिनेंस यहाँ पर दिखाई देता है हर तरह से। और कभी-कभी वो चीज़ें इस तरह सामने आती जो हैरेसमेंट वाली ये सारी चीज़ें। तो अभी भी जो है महिलाओं को यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। हालाँकि कोशिश है कि भई चीज़ें सुधरे, बेहतर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीम में लिया जाए। कुछ एक कोशिशें ऐसी भी हुई कि सिर्फ़ महिलाओं ने मिलके फ़िल्म बनाई, सारी यूनिट उस तरह हाँ, की हाँ, हाँ, है ना? ये भी कोशिशें हुई है। तो हाँ, कोशिश बहुत सारी चल रही। तो ये जो होता है ना एटीट्यूड, अच्छा फिर इसी तरीके से एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये होता है कि जो छेड़खानी वाले मामले होते हैं, या तो मतलब ये मान लिया जाता है कि ठीक है यार, ये तो आदमी है या जो हीरो है या हाँ, एक्टर्स हैं, ठीक है इनकी तो आदत है, या ये तो क्योंकि इस तरह से करते हैं, इसको इग्नोर करो। इग्नोर किया जाता है बहुत सारा। और खास तौर पे अगर वो ज़रा भी हाई प्रोफाइल है, चाहे वो प्रोड्यूसर की साइड से है, डायरेक्टर की साइड से है या एक्टर की साइड से, उसको आप इग्नोर करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि जब यही चीज़ें, जैसा आपने शुरू में कहा कि लोग इसमें कई बार चटखारे भी लेते हैं, मज़े भी हाँ, ढूँढते हैं। ये हाँ, चीज़ें हाँ, जब सोसाइटी में भी आती हैं, तो उसको बहुत हाँ, गौर से, मतलब उसमें बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हाँ, मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही कि हीरो का इससे अफेयर है, उसका उससे हाँ, अफेयर है, 4-4 लोगों से अफेयर है, तो इसको हुँ, बड़े मज़े में लिया जाता है। हाँ, इसको हाँ, बहुत हाँ, सीरियसली नहीं लिया जाता। तो कहीं न कहीं एक ये उस माइंडसेट की तरफ भी आपका ध्यान दे, भई मीडिया भी इन चीज़ों को क्या करता है, मतलब हुँ, एक तरीके से हाइलाइट ही करता है, उसको किसी प्रॉब्लम की तरह तो नहीं दिखाता है। तो आप एक हाँ, माइंडसेट तैयार कर रहे हैं लोगों का, कि अच्छा इंडस्ट्री में तो ऐसे ही होता है, हीरो तो ऐसे ही होता है, या जो प्रभावशाली आदमी होता है, वो तो ऐसे ही होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये तो फ़िल्मों में भी दिखता है कई बार, मतलब फ़िल्मों में भी इस तरह के कैरेक्टर गढ़े जाते हैं। हुँ, तो हुँ, ये एक तरह की हिडन वाली समस्या है जो मतलब इंडस्ट्री में है, और उसका असर जो है आपको कहानियों में दिखाई देता है, मतलब हीरो पर्दे पर हीरोइन को छेड़ रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है। वो यहाँ आम बात ज एक्सेप्ट कर ली। बहुत सारी बातें मैंने कई बार देखी हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, आप देखें सोसाइटी में लगे कि अरे यार ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बड़ी खराब बात है, या जिस हुँ, पे आदमी चौंकता है। यहाँ पे नॉर्मल होता है वो बिहेवियर हाँ, जो होता है, वो नॉर्मल होता है। उसको अरे ठीक है नॉर्मलाइज़ यार, ये कर तो देते हैं ना वो नॉर्मल उसको अरे ये तो नॉर्मलाइज़ होता ही कर, है। ये तो होता ही है, ये इस तरह से। तुम तो नए हो ये क्या? तुमको समझ में नहीं आया हाँ, क्या? इस तरह से हाँ, हाँ, तुम मुंबई में नए आए हो या तुम हाँ, फ़िल्मों में नए आए हो, तो हाँ, वो जो चीज़ें जो है, ऐसा बिहेवियर जो जो नॉर्मल सोसाइटी में या फ़िल्मों से बाहर या मुंबई से बाहर जो है, मुंबई में भी वो मुंबई जो फ़िल्मों से जुड़ी हुई है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको यहाँ नॉर्मल कर दिया जाता है। और वो नॉर्मल जो है वो फ़िल्मों में आता है, क्योंकि लगता है उनको, तो लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हम नॉर्मल चीज़ दिखा रहे हैं, बाहर के लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा चलिए, एक समस्या तो बड़ी खत्म हो गई, मतलब पिछले कुछ सालों में फ़िल्म इंडस्ट्री की, अंडरवर्ल्ड वाली समस्या, बहुत बड़ा हाँ, हाँ, थ्रेट था। भई फ़िल्म यस, इंड यस। आप कहें ना कहाँ से समस्या, अंडरवर्ल्ड एक बहुत बड़ी समस्या थी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, बुरी तरह से जकड़ रखा जो था। अपने आप ही खत्म हो गया, हम ये नहीं कहेंगे खत्म वो कर दिया गया, हाँ, जो अपने आप ही वो खत्म हो गया। जो भी सर्कमस्टेंसेस बनी, हाँ, जो भी हाँ, हादसे हुए उसके बाद में, लेकिन वो थी तो समस्या। उस वक़्त अगर बात करते, मतलब शायद उस तरह, अच्छा वो दौर ऐसा था, तब ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या मी टू जैसी चीज़ें आई नहीं थी। हुँ, तो हुँ, हुँ। इसीलिए वो अंडरवर्ल्ड की प्रॉब्लम जो थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये चीज़ें उसके, मतलब ऐसी घटनाएँ तब भी होती थी, आती थी, वो मैगज़ीन्स में भी छपती थी, अखबारों में भी आती थी घटनाएँ, लेकिन वो बहुत नॉर्मल ढंग से ले लिया जाता था। अच्छा, फ़िल्म मैगज़ीन्स की भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो मुंबई से निकलती थी, मुंबई के रिपोर्टर या सब उसको सिनेमा सेंट्रिक होके देखते थे। हाँ, तो उसको उस तरह से बड़ी प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा जाए, उसको गॉसिप की तरह, चटखारे की तरह, या किसी हुँ, एक स्पेसिफिक आदमी की हरकत है उसी तरह से देखा जाता था। आज जैसा हाँ, नहीं था कि किसी ने आरोप लगाया तो 4 लोग आके और सामने कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो टाइम हुँ, वो नहीं था। तो हाँ, समस्याएँ इंडस्ट्री में हमेशा रही है और अभी भी हैं। लेकिन अभी जैसे क्योंकि ये मलयालम इंडस्ट्री की रिपोर्ट आई उसके बारे में, उसके बाद ये सारी बातें हो रही, तो हमें वही हुँ। लगा कि यार समस्या तो ये तो है ही, इससे कोई दो राय, मतलब इनकार एक नहीं है कोई। हाँ, एक और समस्या बोलूँगा, जी, जो जी। बॉलीवुड की नहीं है, समस्या मुंबई की है, लेकिन उसकी वजह से बॉलीवुड पर असर पड़ता है। हुँ। हिंदुस्तान का सबसे महँगा शरर शहर जो है बम्बई है। हाँ, तो ठीक बात उसका है। असर भी बॉलीवुड पर पड़ता है कि बॉलीवुड हाँ, अपने आप में एक बहुत महँगा बिज़नेस है, फ़िल्म मेकिंग और ये फ़िल्म सही मेकिंग है। का बिज़नेस हिंदुस्तान के सबसे महँगे शहर में होता है।
तो इसलिए इसकी हर चीज की कॉस्ट ज्यादा है। अभी हो सही सकता है सही, कोई हाँ सज्जन सोच रहे हो अरे दिन का 1000 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप सही आइए चीज है, मुंबई हाँ में रहिए तो आपको पता चलेगा कि 1000 रुपए आपके कितने मिनट चलते हैं। सही। तो हर चीज इतनी महंगी है भाई। यहाँ पर अगर हाँ सब्जी वाला आपसे ज्यादा पैसा ले रहा है क्योंकि उसकी खोली का किराया आपके गांव की खोली से ज्यादा है, 4 बिल्कुल गुना बिल्कुल 8 गुना है, बिल्कुल, हो सकता है 10 गुना भी सही निकले कहीं सही, कहीं तो। सही तो चीज है। हर वो चीज जो आम आदमी के इस्तेमाल की है मुंबई में बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ आम आदमी बहुत है, भीड़ बहुत है, हाँ लाइन है। और ऐसे में अगर ऐसी जगह आपने फिल्म इंडस्ट्री खोली, मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री किसी एक ऐसी जगह पर लोकेटेड होती जो अपने आप में इतना महंगा शहर नहीं होता, तो शायद दिक्कतें तब भी कम होती। लेकिन अब यहाँ तो लैंड का किराया ही ज्यादा है। आप मान लीजिए अगर किसी को अपना सेट बनाकर खड़ा करना है स्टूडियो में, तो यहाँ ऐसे ऐसे स्टूडियो हैं जो मतलब पूरे पूरे स्टूडियो का किराया 1-1 करोड़ रुपए पर डे तक है यहाँ पर। अब ठीक बात आपने है। अगर उतना बड़ा सेट लगा लिया, कोई आपने कोई माइथो कर रहे हो शो आप, तो इसीलिए अब क्या है, मुंबई के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां लोग जाते हैं, नायगांव वगैरह, वहां चलो 1 करोड़ है, वहां 50 लाख ही लगेगा, आधा हो जाएगा या और से कम हो जाएगा। तो ये शहर भी अपने आप में महंगा, इस शहर का महंगा होना भी बॉलीवुड के लिए कई सारी दिक्कतें पैदा करता है, मे बी इनडायरेक्टली पर पैदा करता है। बिल्कुल, और कई बार नई-नई समस्याएँ भी आती हैं। मतलब ये तो हाँ वो हाँ समस्या हमने जिन पे बात की कि जो बरसों से हाँ है और जिसका हल नहीं निकल रहा है। हाँ लेकिन हाँ हाँ कई समस्याएँ जो है समय के साथ आती है या समय के साथ हाइलाइट होती है। हाँ जैसे इसमें एक समस्या नेपोटिज़्म की है। ये हाँ हाँ मतलब नई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ इसको अब इस समय में नए ढंग से एड्रेस किया जा रहा है। ये नए तरह से भाई पहले भी था, लेकिन पहले शायद इस तरह से चीज़ें नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा है कि अब बहुत घोषित रूप से जो है वो इन बच्चों को बहुत धूम-धाम से लॉन्च किया जाता है। फिर उसका इतना सारा पीआर किया जाता है। फिर वो थोपा जाता है कि अभी पहली फ़िल्म रिलीज़ भी नहीं हुई है, पर तब भी जो भाई वो इतना टैलेंट देख लिया गया है कि उसने 2 जी फ़िल्में और साइन कर ली है। मतलब आपको देखना ही देखना है। हाँ ये हाँ भी हाँ एक प्रॉब्लम है। तो ये अच्छा, इसमें वही होता है कि अब इसमें नया आदमी आएगा, तो उसको तो मौका नहीं मिलता है। वो हाँ चप्पलें घिस-घिस के एक आध फ़िल्म अगर पा भी लेगा, तो हाँ दूसरी गारंटी नहीं है उसको। और अगर वो चल जाए तब भी गारंटी नहीं कि उसको दूसरी फ़िल्म अच्छी मिलेगी। है ना? तो ये सारी तो नेपोटिज़्म कई जैसे समय के साथ जो समस्याएँ आती है। एक हाँ हाँ समस्या ये है। एक और समस्या मैं देखता हूँ इधर जो है जिसका ज़िक्र जो है जो अभी हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें भी हुआ है, फैन्स की प्रॉब्लम। फैन्स जो हैं किस तरह से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सोशल हाँ मीडिया का ज़माना है, यस तो यस जैसे यस मैं पढ़ रहा था उसमें देख रहा था, अभी ये फैन्स क्या करते हैं, आपके हीरो के ऊपर किसी ने आरोप लगाया या आपके हीरो के खिलाफ कोई बात बोली, मतलब किसी हाँ एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि हाँ अगर हाँ उसने आरोप लगा साउथ की इंडस्ट्री में हो रहा है कि फलाना हीरो, फलाना डायरेक्टर, तो उसका फैन क्लब क्या करता है, उस हीरोइन पे पूरी चढ़ाई कर देता है बिल्कुल एकदम से। हाँ उसको हाँ उल्टी-सीधी बातें बोलेगा, उसके लिए गंदे शब्द लिखेगा, गालियाँ दी जाएगी, धमकियाँ हाँ दी हाँ जाएगी, उसके हाँ फ़ोटो निकाल के मॉर्फ करेंगे, उसके वीडियो निकाल के हाँ मॉर्फ करेंगे, उसको इंसल्ट करेंगे इस तरह से, मतलब कुल मिला के आवाज़ दबाएँगे। तो ये भी एक समस्या है और ये हिंदी में भी देखने मिलती है। मतलब कई बार एक्टर्स के फैन्स के बीच में वॉर होते हैं, चलिए उसको छोड़ दीजिए, अभी हालाँकि कभी वो सलमान शाहरुख का बहुत चला करता था और अभी भी बीच-बीच में कोई किसी के ऊपर कर ही देता है। लेकिन आपके मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आपने बनाया, मैं देख रहा हूँ कि कंगना के खिलाफ जैसे आपने कहा एनालिसिस किया या कंगना के अगेंस्ट कोई बात, बहुत सारे लोग आते हैं चढ़ के गाली देने लगते हैं। हाँ 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 बल देते मतलब देते एकदम वो अब्यूसिव होते हैं बहुत, वो सीधे गाली दे रहे हैं आपको। तो ये एक नई समस्या है। तो ये तो फ़िल्म फ्रस्ट्रेटेड इंडस्ट सोल्स हैं वो, ये फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड, सोल्स। हाँ, तो ये भी, और इसमें कई बार ये होता है कि वो एक्टर एक्ट्रेस खुद करा रहा होता है। अब क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं देखिए। हाँ हाँ आप हाँ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, किसने किसको क्या दिया है, क्या समझौता हुआ है। पीआर मशीनरी पूरी-पूरी काम करती है। वो लोग भी बैठकर अपनी टीम बनाए हुए हैं, इसको ये जवाब देना, उसको वो जवाब, तो देखिए एक-दूसरे के खिलाफ तो लड़ते ही हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, मैं एक बार फिर से हुँ, बताना चाहूंगा कि रेड चिलीज में तो बाकायदा एक फैन डिपार्टमेंट है, जिसका काम हाँ, ये है कि शाहरुख के कितने कितने फैंस कहाँ क्या लिख रहे हैं, कुछ अगर अच्छा है तो उसको कंपाइल करके फिर से लगाना और बताना लोगों को कि देखो क्या क्या हो रहा है। वो शाहरुख के बर्थडे से पहले बाकायदा फैन क्लब को वो रीच आउट करते हैं, उनको बुलाते हैं यहाँ पर। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस बार देखने में भी आए थे, जब
बहुत सारे वीडियो तो ट्रेन से आए थे, बहुत सारे फैंस के, जो उन्होंने खुद डाले थे कि हाँ हमें बुलाया गया है और हम जा रहे हैं वहां पे। तो ये सब तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना सिस्टमेटिकली होने लगा है ऐसा। बिल्कुल। नहीं मतलब ठीक है, आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं वो तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ लेकिन हाँ, जिस तरह से ट्रोल कराते हैं, मतलब रोल आश्चर्य ये कराते हैं, है, हाँ हाँ मतलब आपको तो सुनना ही नहीं है, मतलब आप भगवान वाला जो सिंड्रोम हाँ। है ना कि भाई मैं नहीं, वही भगवान वो हूँ देखिए, वो मतलब। पहला कदम होता है उनको बुलाना, ये हाँ, पालना पोसने का हाँ, पहला कदम होता है कि आइए। बिल्कुल। तो ये भी नई समस्याएं हैं जो आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, यहाँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि यहाँ एक ही समस्या है, या उस हाँ समस्या के आने पर ही एकदम से सब लोग जाग जाते हैं। अच्छा इंडस्ट्री में कुछ हुआ, अच्छा इंडस्ट्री में समस्या है, अच्छा हाँ इंडस्ट्री में एक ही समस्या है, ऐसा नहीं हाँ। है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको सीरियसली एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और हालांकि इसमें से ज्यादातर समस्याएं वो है, हम्म, इंक्लूडिंग ये वाली जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो हेमा हम्म, कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, हम्म, हम्म, सुलझाना इस सबको इंडस्ट्री के अंदर ही है। इसको हम्म। बाहर से सुलझाने कोई नहीं आएगा, देखिए क्या सुलझाना है इनको कि अंदर ही है। ये एक परिवार की तरह है, परिवार में हम्म, समस्या है तो बाहर वाला तो सुलझा नहीं सकता, परिवार के बिल्कुल। लोग ही सुलझाएंगे, उन्हें ही बैठना पड़ेगा। और असल में क्या है, कुछ गलत चलन पहले से चले आ रहे हैं, और भारत देश के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम चीजों को रिपीट बहुत करते हैं, अरे ये तो होता हम्म, ही है, ये तो चला ही आ रहा है। हाँ, भाई, हमने बहुत सारी चीजों को तो खुद हमने ही कर रखा है ना। आप बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन देखिए, वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहले लोग ऐसा करते थे। अब पहले करते थे, जमाना दूसरा था, चलन दूसरा था, खर्चे अलग थे, दुनिया अलग थी। अब तो हर 10 साल में दुनिया बदल रही है। अब आप ये समझिए, हम 2024 में बैठे हैं। ये दुनिया 2010 से बिल्कुल अलग है। सही बात है। 15 साल पहले ही इतना कुछ बदलाव हुआ है, हमने देखा है। तो हम कैसे 50 साल पुरानी चीजों को लेकर कैरी कर सकते हैं? हाँ, पर कर रहे हैं ना, यहाँ बात वही है कि इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं, पुरानी समस्याएं चल रही हैं, उनको हाँ हाँ सुलझाया नहीं जा रहा है, या उसको थोड़ा बहुत करके कारपेट के नीचे कर दो चीजें। उस बीच जी फिर समय के साथ नई समस्याएं भी उभर आती है, उसका कोई जी। इलाज नहीं है। और हाँ एक चीज और है, अगर मतलब जैसे नेपोटिज्म की जो समस्या है उसके बारे में मुझे हमेशा ये लगता है कि जी अगर आप सिनेमा की इंडस्ट्री जो कमा रही है इसी सोसाइटी से कमा रही है, जी तो उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सोसाइटी से जो टैलेंट आ रहा है उसके लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी। लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं दिखता। और आज जिस स्थिति में आकर फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई है हाँ कि हर तरफ आपको सिर्फ शून्य दिखाई देता है, और फिल्म हाँ आती है और डब्बा गोल के साथ फिर एक और शून्य जुड़ जाता हाँ है उसमें। उसकी वजह यही है कि आपने हाँ बाहर से आने वालों के लिए रास्ते ही बंद कर दिए हैं। बाहर हाँ। से आने वाला टैलेंट हो, बाहर से आने वाला ब्रेन हो, आप हम्म। तो सिर्फ पैसे के लिए दरवाजा खुला रखे हैं कि भाई कौन सूटकेस लेके आ रहा है बाहर से, वो आ जाए बस, तो वो हाँ हमको हाँ दे दे, हमारी फिल्म में लगा दे। लेकिन बाहर का टैलेंट आपको नहीं चाहिए, बाहर का ब्रेन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुंबई में बैठ के वो जुहू से बांद्रा तक का सिनेमा बनाते रहना चाहते हैं, उसे एक्चुअली बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। या फिर यहाँ से असल सीधे में निकल के आप यूरोप अमेरिका पहुंच जाइए। असल में अगर आप भारत के किसी भी दूसरे शहर से आए, जैसे मैं भी आया हूँ भारत के एक शहर से, जी। छोटे शहर से, और आप जुहू से बांद्रा के बीच का मुंबई अगर देखें, तो आपको बड़ी हैरानी होगी, इतनी चीजें तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये उसको दिखाएंगे कैसे? बहुत कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इनके दिमाग में फिर कुछ रिप्रेजेंटेशंस आ जाते हैं कि जिस तरह के लोग यूपी से, बिहार से, नॉर्थ से या साउथ से हाँ, या देश के किसी भी हिस्से से आते हैं, अरे सब ऐसे ही होते होंगे। क्या आप किसी एक व्यक्ति को देखकर कह सकते हैं कि यूपी के सारे लोग ऐसे हैं, या बिहार के सारे लोग ऐसे हैं, या बंगाल के सारे लोग ऐसे हैं, या तमिलनाडु से आने वाले सारे ऐसे हैं? हर तरह के व्यक्ति हर जगह अलग अलग तरह के हैं। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो बनारस और आगरा में कितना फर्क है। बिहार की बात कर लें, तो पटना में, जमशेदपुर में कितना फर्क है। हमारे हर शहर में एक अलग संस्कृति चलती है। तो इतनी डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान में कि आप उसको किसी में बांध नहीं सकते। और आपने अगर वही जुहू से बैंड्रा देखा है, तो फिर आपको तो वही पता है। तो आप फिर वो कहानी बनाओगे कैसे? तो वो एक अलग समस्या है कि आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, और आप यहां बैठकर सोचते हो कि मैं
पूरा मतलब कहते हैं ना, मैं पूरे हिंदुस्तान को समझ रहा हूँ। अच्छी बात है, मुंबई का मौसम बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, फिल्म मेकिंग के लिए अच्छा है। या बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, या स्टूडियो हैं, या यहाँ पर बहुत सारे टेक्नीशियंस एक जगह पर हैं, वो सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन आप एक शहर में बैठकर पूरे हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते। आज मैं मुंबई में बैठकर कैसे अंदाजा लगाऊं कि आसाम में क्या होता होगा, अगर मैं कभी आसाम नहीं गया या मेघालय नहीं गया तो वहां जाना पड़ेगा ना, उसको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे दरवाजे इन्होंने जो है वो खुद ही बंद कर रखे हैं, वो समस्या की जड़ है। और अब हाँ तो ये बात उठ ही रही है कि मतलब चलिए अगर यही समस्या है जो हिमा कमेटी की रिपोर्ट में है, हाँ बॉलीवुड में तो इसका एक दौर हो चुका है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ भी इस तरह से जो है प्रॉपर एक सफाई होना चाहिए ठीक ढंग से, क्योंकि कई लोगों का नाम उस समय उछला था, फिर जिसे हाँ दबा दिया गया, या कई लोगों के नाम सामने भी आए, नतीजा कुछ नहीं निकला, चीजें कमोबेश जो है उसी तरह से चल रही हैं। तो हाँ ये सारी चीजें तो है ही। तो हाँ कई समस्याएं हैं, इनको एड्रेस हाँ किए जाने की जरूरत है। और यही हाँ वजह है कि अच्छा बहुत सारे लोग इसीलिए ये भी कहते हैं कि नहीं यार अब फिल्म इंडस्ट्री को अब मुंबई से बाहर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हाँ इस बात की वकालत करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार जब सिने मतलब हम हिंदी सिनेमा बना रहे हैं तो जो यूपी में फिल्म सिटी बनाने की बात है, बहुत सारे लोग हाँ नॉर्थ में आप जाइए वो बड़े उत्साहित होते हैं इस बात से लेके। एक तो हाँ, टेक्निक ने आपको बहुत आजाद कर दिया कि आपको फिल्म बनाने के लिए अब मुंबई आने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं आप है। यस। देश के किसी भी कोने में बैठ के आप फिल्म बना सकते हैं और अच्छी फिल्म बना सकते हैं। आपको हाँ आने की जरूरत नहीं है ना? देखिए, तो ये तो बहुत ऐसा था कि मुंबई में हाँ, पहले टेक्नीशियंस होते थे और स्टार्स होते थे। बिल्कुल। स्टार आपको लेना हाँ, नहीं है, टेक्नीशियन को आप कहीं भी ले जाओ, बिल्कुल। यहाँ से बुला वही लो अगर यहाँ से ही हाँ, चाहिए तो। और टेक्निक भी दरअसल ना वैसी कोई बहुत ये नहीं रहेगी कि वो किसी के पास ही रहेगी। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। मशीन से लेकर जो है कोर्सेज तक जो है, डीआईवाई गाइडेंस जो है वो कोर्सेज हैं, सब डीआईवाई कुछ है। कोर्सेज हैं, डू इट हाँ, योरसेल्फ। गाइडेंस मिल रहा है, लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अपने-अपने हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं, तो निकल के आ रही। यही वजह है कि जो रीजनल सिनेमा है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, अलग-अलग भाषाओं में, क्योंकि वो फ्रेश है। वो अपने थॉट्स के साथ फ्रेश है, अपने टैलेंट के साथ फ्रेश है, वो नए-नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो कोई फ़ॉर्मूले नहीं ढूँढ रहा है बॉलीवुड की तरह। तो ये जितना वो आज़ाद होके काम कर रहा है, उ उसी का नतीजा है कि वहाँ से अच्छी फ़िल्में आ रही है। यहाँ सब कुछ बंद गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको खोलने की ज़रूरत है। अब कितना खुलेगा, कितना एक्सेप्ट करेंगे ये बाहर की चीज़ों को, ये देखने वाली बात है। देखिए, अब जैसे लैंड कॉस्ट यहाँ पे काफी है, तो क्या जरूरत है कि आप लाख रुपए रोज के भाड़े वाले स्टूडियो में ही बनाएं? आप वहां बिल्कुल। बनाइए जहां आपको 1000 रुपए रोज पे काम हो जाए। ऐसी चीजें है ना। अभी हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल। छोटी सी बात बता रहा हूँ, बड़ा बेसिक सा। आप अगर कैमरे को किराए पर लेने जाएंगे तो मुंबई में शायद 4 या 5 हजार रुपए में कैमरा किराए पर मिलेगा एक दिन के लिए। शायद दिल्ली नोएडा में 2-2.5 हजार में मिल जाएगा। एक बात बता रहा हूँ। और ठीक लखनऊ बात होगा है। तो हो सकता है और 1500 में मिल जाए, या शायद 1000 में ही मिल जाए। क्योंकि उस शहर की भी तो कॉस्ट है उसमें। जो व्यक्ति सही जिस बात है। जगह पे उस कैमरे को रखा हुआ है, उस जगह का भाड़ा कितना है वो जुड़ी है। फिर जो व्यक्ति वहां रहता है उसका भाड़ा कितना है, उसका खाने का खर्च क्या है। तो क्योंकि एक महंगा शहर है, इस वजह से फिल्म मेकिंग महंगी हो जाती है। फिल्म मेकिंग को अगर हमें कंट्रोल में लाना है तो हम किसी ऐसी जगह जाकर फिल्म बनाएं जहां पर रहना खाना और जगह जमीन सस्ती हो। कोई फिल्म ही तो बनानी है हमें उसमें। जब तक कि उस शहर आपका कैरेक्टर नहीं है तब तक आपको उस शहर में होने की जरूरत नहीं है। अब हो ये रहा है कि मतलब बनारस की कहानी है तो बनारस में ही जाके बनाएंगे ना, सही। मुंबई की क्या जरूरत है उसमें। तो ये है। और मुझे लगता है कि अब टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत सारे एप्स आ गए हैं जिन्होंने हमारी मुश्किलों को हल कर दिया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। और अब फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट लगभग सब जगह मिल जाते हैं, क्योंकि लोग अब फिल्म मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा वो आईफोन फिल्म फेस्टिवल और दुनिया भर की चीज़ें बड़े बिल्कुल, लोकल लेवल बिल्कुल, पर बिल्कुल। चलती हैं। अब तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर ऐसे फेस्टिवल्स वहाँ पर होने लगे हैं अलग-अलग शहरों में, जहाँ लोग अपने फ़ोन से फ़िल्में बनाते हैं। एक बेसिक शुरुआत तो वहीं से होती ठीक। है। तो बहुत चीज़ें आसान की हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जो मुश्किलें, दिक्कतें हैं, वो सिर्फ़ वही रह जाएँगी जो दिक्कतें ये रखना चाहते हैं। जो ये नहीं रखना चाहते हैं उनसे तुरंत निजात पा पाएँगे। मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं या जो हमने एक बातचीत जी, की है,
जी। दरअसल इसमें बहुत सारी वो बातें हैं जिन्हें अगर सुलझा लिया जाए तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री जो है बच सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग बाहर जाएँगे तुरंत मौका मिलते से ही। और यस। अगर इन समस्याओं को एड्रेस कर लें जिसमें एक फ़िल्म स्टार के बहुत ज़्यादा पैसे लेने की बात है, मतलब कि 80% तक आप ले लो और 20% तक में फ़िल्म बने। अगर ये कॉस्ट कटिंग हो जाए बहुत ईमानदारी से, बजट कंट्रोल हो जाए, क्योंकि बात वही है कि बजट फ़ेल होते हैं। आप हाँ। ईमानदारी से काम करें, आप इसको सिर्फ़ ना पैसा दूह लेने वाली गैया ना समझें कि बस हम तो हाँ, बिल्कुल जैसे दूध निकालते हैं, बस वैसे ही दूह लें इसको भी और जितना हाँ, हो हाँ। सके पैसा बना लें। अगर आपको सचमुच कला से प्यार है, अगर आपको सचमुच से सिनेमा से प्यार है और आप इसमें बने रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, तो ये व्यवस्थाएँ ऐसा नहीं कि ये समस्याएँ नहीं सुधारी जा सकती हैं। एसोसिएशन है, काम करने वाले हैं, आपके पास पैसा है, उतना पैसा है। और आप ईमानदारी से सिर्फ़ सिनेमा के लिए सिनेमा बनाना करें कि भई हमें एक अच्छा सिनेमा बनाना है, ना कि किसी स्टार के स्टारडम को बचाने के लिए सिनेमा बनाना है। वही ये देखिए ना, आज चीज़ें आज मैं हाँ, खबर पढ़ रहा था कि हुँ, पिछले साल टैक्स भरा है शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपीस का। तो बिल्कुल, हाँ। शाहरुख खान बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सबसे अच्छी बात है, ज़्यादा 92 जी, जी, करोड़ का जी। भी बड़ा है। हुँ, लेकिन क्या पठान और जवान के बनने में सिर्फ शाहरुख खान का ही योगदान था? ठीक बात है। कुछ और भी रहे होंगे उसमें मिश्रण। लेकिन डंकी के वही बनने है में ना, भी उनका बहुत। योगदान था। हाँ? जी? डंकी के बनने में भी उनका हाँ, योगदान डंकी था। तो कितने और लोगों का क्या-क्या रहा होगा, लेकिन वही है ना कि हम कहीं न कहीं हमने ही चीज़ों को बिगाड़ रखा है तो हमारे ही हाथ में, क्योंकि कोई कंट्रोल तो है नहीं। एक हीरो चल जाता है, वो कहता है मैं 100 करोड़ लूँगा, मैं 150 करोड़ लूँगा, मैं 200 करोड़ लूँगा, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हमने ही बहुत चीज़ें बिगाड़ रखी हैं और वो तभी समझ में आएगा जब बड़ा नुकसान होने लगेगा, और मुझे लगता है वो समय आ चुका है जब बड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है इंडस्ट्री को। बिल्कुल। मतलब तो ये बड़े अफ़सोस की हाँ, बात है कि वो जो लिस्ट आई उसमें बड़े सारे स्टार्स के नाम थे, इतने करोड़, उतने करोड़। तो हाँ। जिस इंडस्ट्री के स्टार्स इतने करोड़ रुपए का टैक्स दे रहे हैं, वो इंडस्ट्री कहाँ जा रही है खुद? सही बात है। एक तो ये है और इधर पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से मैं खबरें जो देख रहा हूँ, जो मीडिया में आ रही हैं, जी। पहले खबरें आती थी किसी फ़िल्म स्टार ने ये फ़िल्म साइन की, वो साइन की। आजकल आ रहा है, ये प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी हाँ, खरीदी, ये बेच हाँ, दिया, वो हाँ। बेच दिया। फ़िल्में साइन करने की नहीं आ रही है, प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने की खबरें आ रही अभी आया अजय देवगन का, जो उन्होंने कमर्शियल स्पेस लिया था, यहाँ पास में ही हैं। जी। सिग्नेचर टावर है। वो हाँ, 7 हाँ। लाख रुपए महीने के किराए पर उन्होंने कबीर खान को दे दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और 5 हाँ, साल तक वो वहाँ अपना ऑफ़िस चलाएँगे। तो हाँ। या कृति सेनन रह रही हैं अमिताभ बच्चन के घर में, या ऋतिक रोशन के उसमें श्रद्धा कपूर रह रही हैं। और ये जो खबरें आती हैं ना इस तरीके की, वो हाँ, बताती हैं कि इन्हें खुद पता है कि ये कब भरभरा कर गिर पड़ेगा मामला। क्योंकि ये सही है। इतने चरम पर पहुँच गया और असल में प्रॉफ़िट मेकिंग नहीं है। अब फ़िल्में बनाना प्रॉफ़िट मेकिंग नहीं रह गया है। फ़िल्मों में काम करके फ़िल्म स्टार भले ही जेब भर लेते हों, फ़िल्म हुँ, इंडस्ट्री की जेबें नहीं भर रही हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं। खोखली हो रही है, खाली हो रही है। बिल्कुल। तो यही सारी वजह है जिनकी वजह से जो है फ़िल्म इंडस्ट्री का जो हम कह रहे हैं कि इतना बुरा हाल हो गया है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे हैं। तो दर्शकों से हमको यही कहना था कि सिर्फ़ एक चश्मे से ना देखा जाए कि फ़िल्म इंडस्ट्री की सिर्फ़ एक ही समस्या है। फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी समस्याएँ हैं और इन समस्याओं को सिर्फ़ उन्हीं को सुलझाना होगा और कोई नहीं सुलझा सकता इन चीज़ों को। और फ़िल्म इंडस्ट्री का जो हाल है, ये वाक़ई बहुत दुखदाई तो है इस समय, क्योंकि जिस तरह का सिनेमा बन रहा है और जिस तरह की से दर्शकों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। हाँ, मतलब हाँ। ख़ास बात ये है कि आप उनके लिए फ़िल्म बना रहे हो और बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी फ़िल्म हमको नहीं देखना है। अभी एक आध स्त्री 2 जैसी कोई फ़िल्म आ जाती है, इस साल की सबसे बड़ी, बल्कि अब तो कह रहे हैं कि हिंदी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ़िल्म होने जा रही है। पठान और जवान के रिकॉर्ड तोड़ दिए और गदर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालाँकि ये बड़े सितारों को अच्छा नहीं लगेगा अगर ये बात सही है तो, क्योंकि इसमें तो कोई स्टार ही नहीं है इस पूरी क्योंकि पिक्चर में। इनसिक्योर हैं वो लोग भी। मतलब आप चाहे इनसिक्योर है, शाहरुख, हाँ, सलमान की बात करें, उनको कहीं न कहीं खतरा लगता है। भई आप हाँ, जब हाँ। 25 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक हीरो बनते चले आ रहे हो, तो फिर आपको लगेगा ना मैं अपने 70वें और 80वें साल में भी हीरो ही बनकर आऊँ। फिर बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कोई आता है आपका किला हिलाने, हाँ। तो आपको फिर प्रॉब्लम होती है। इनसिक्योरिटी तो है। ख़ैर किला देखते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे हमने लोगों से हिल रहा है कि जिनका उस तरह का स्टारडम नहीं है। शाहरुख का हाँ, किला सलमान हिला दे, ऋतिक हिला दे तो समझ में आए कि चलो ठीक हाँ, है भाई। हाँ, 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 हाँ। लेकिन यहाँ तो
राजकुमार राव है, अभिषेक बनर्जी है, राइट, श्रद्धा और है, वो अपार शक्ति खुराना है। अपार शक्ति खुराना है, पंकज त्रिपाठी है। तो मतलब आप कल्पना कहाँ कर सकते हैं कि इनकी फिल्म आएगी कोई और मतलब ऐसी ओपनिंग ले लेगी बड़ी और इतना बड़ा जो है वो आप सही कह फिगर रहे हैं, खड़ा कल्पना कर नहीं कर देगी। सकते, लेकिन चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग ना, मतलब वो हाँ बदलाव तो बिल्कुल आएगा ही बिल्कुल आएगा। बिल्कुल कितने बिल्कुल, दिन हाँ। ऐसे करते हुए हम शाहरुख खान को देखेंगे, मतलब हो गया ना, अभी व्हाट नेक्स्ट वाला मामला है। ठीक बात है। कई चलिए सर, चीजें बहुत अच्छा लगा हैं, आपसे बात बदलने की करके, जरूरत है। बढ़िया। जी, बिल्कुल। हमारी बड़ी खुलकर बात हुई, यहाँ दर्शकों को भी मजा आया होगा। जी। और एक हमारी दर्शक है, वो कुछ टिप्पणी कर रही हैं कि हम किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते क्या, कुछ लोग अभद्र बातें लिखते हैं। तो देखिए, किस किस को ब्लॉक करेंगे, ईश्वर ने सबको भेजा है, तो उन्हें भी बोलने दीजिए जो बोलना चाहते हैं अभद्र भाषा। और बस यही है, जो अभद्र है उस पर ध्यान ना दें, भद्र लोगों पे ध्यान दें, यही हमारे पास एक इलाज होता है। बहुत बहुत ठीक बात शुक्रिया है। रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। थैंक यू।